दोस्तों, यह मेरे लिए एक गर्व का समय है कि आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में मेरे लिए वक्त निकाला। विचार वेद का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपका 1 घंटा और इससे ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा समय रिस्क में डाल सकूं। पिछले कुछ समय से मैं महाराष्ट्र और कर्नाटक में आ रहा हूं, जैसे इंडिकेशन दी अशोक जी ने, और मुझे अच्छा लग रहा है। इसलिए नहीं कि मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं, मेरे पास कहने को कुछ भी नया नहीं है। एक भी बात शायद ऐसी नहीं जो मेरी अपनी हो। इधर उधर से उठाकर बातें इकट्ठी करके आपके सामने मैंने रखनी है, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है मुझे कम से कम कि लगता है मैं अकेला नहीं हूँ। बहुत सारी बातें आपको सही लगेंगी, कुछ गलत लगेंगी, उससे आदान प्रदान होगा। विचार वेद का जो मतलब मैं समझ पाया हूँ, विचार के साथ किसी के अंदर जाना, इज दैट राइट? किसी को पियर्स करना विचार के साथ, तो उस विचार पर हमारी टेक होनी चाहिए। इस विचार की बहुत बड़ी परंपरा है हमारे पास। लेकिन ये मैं बात बता देता हूँ, अशोक जी ने जैसे मेरी उम्र को बढ़ाकर बताया, वैसे बाकी भी सारी चीज़ें बढ़ा दी। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। ना तो मैं हिस्टोरियन हूँ, ना मैं सोशियोलॉजी को जानता हूँ, पॉलिटिक्स के साथ भी मेरा कोई लेन देन बहुत ज़्यादा नहीं है। सिर्फ एक नाटककार हूँ, और नाटककार होने की वजह से मैं पॉलिटिक्स को, हिस्ट्री को, सोसाइटी को, साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ। किताबों के ज़रिए नहीं, लार्जली अपनी ऑब्जर्वेशन पर आधारित मेरी अंडरस्टैंडिंग बनती है। इसलिए हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग में गलतियां हों। इसलिए मैं बहुत स्पष्ट तरीके से ये बात कहना चाहता हूं कि मैं जो भी बोल रहा हूं, मैं आपको समझाने सिखाने के लिए नहीं, समझने सीखने के लिए आया हूं। मैं बहुत समझदार तो नहीं हूं, लेकिन समझदार आदमी बोल के सीखता है। मैं सीखने की कोशिश करता हूं। वैसे भी मेरा धर्म सिख है। स्टूडेंट हूं ना। कैन आई रिक्वेस्ट द जेंटलमैन इन द लाइटिंग बूथ कि अगर ये वीक कर दें और सिर्फ मेरी लाइट दे दें मुझे। ऊपर है कोई सब? या गुड, थैंक यू वेरी मच, इट विल बी मोर विजिबल। मेरा बिल्कुल कोई तजुर्बा नहीं है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ, तो मैंने कहा दूर जा रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, ये तजुर्बा भी कर लें, फेल भी हो गया लोगों को पता नहीं चलेगा वहाँ पर। लेकिन मैंने इसलिए किया ये तजुर्बा, पहली बात तो हम विचारों की बात कर रहे हैं, तो विचार कुछ सीरियसली ही होने चाहिए। तो जितना सीरियस हो सकता है बंदा उतना तो हो। हाँ? तो इसलिए मैंने कोशिश की कि अपने विचारों को एक ख़ास स्ट्रक्चर में रख सकूं, ताकि अपनी बात को थोड़ा मैं स्पष्ट कर पाऊं। शुरू करता हूं मैं कौन हूं बता दिया। वैसे तो हमारे एक बुल्ला शाह नाम के कवि हैं, बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने, बुल्ला की जाना मैं कौन, मैं नहीं जानता मैं क्या हूं। क्योंकि हमारी एक पहचान नहीं होती, मल्टीपल आइडेंटिटीज होती हैं हमारी।
मैं सिख भी हूँ, नाटककार भी हूँ, पति भी हूँ, पिता भी हूँ, भाई भी हूँ, पंजाबी भी हूँ, अध्यापक भी हूँ, कई कुछ तो हूँ मैं। एक आइडेंटिटी तो नहीं है मेरी, ये बहुत सारी आइडेंटिटी हैं और साथ लिए चलता हूँ उनको। आप भी ऐसे ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है आप में और मेरे में। हम मल्टीपल आइडेंटिटीज़ में जी रहे हैं और इन आइडेंटिटीज़ की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बहुत लेयर्स होती हैं इनकी। मैं सिख किस किस्म का हूँ, मैं पंजाबी किस किस्म का हूँ। मैं गया लंदन में तो वहाँ कई किस्म के पंजाबी हैं, भारतीय पंजाबी हैं, पाकिस्तानी पंजाबी हैं, इंडोनेशिया के पंजाबी हैं, कीनिया के पंजाबी हैं, वो पंजाबी हैं जो कीनिया से युगांडा चले गए थे, मलेशिया के पंजाबी हैं। कितनी लेयर्स लेकर बैठे हुए हैं वो। हर आइडेंटिटी की बहुत सारी मेरी हिंदी थोड़ी गुलाबी है, कहीं गलती हो जाए ना, वैसे मुआफ़ करने के अलावा और कर भी कह सकते हैं आप। मैं अपना पानी ले लूँ साथ। स्टमक की इन्फेक्शन के कारण परसों में हॉस्पिटल में था और मेरी बीवी मेरी जो पति की आइडेंटिटी है उसको इतनी इम्पोर्टेंस दे रही थी, कहती मत जाओ। पर मेरी अपनी आइडेंटिटी जो जहाँ थी मैं उसके लिए आ गया। तो ये जो पहचान होती है ये चेंज भी होती रहती है, स्थिर नहीं रहती। इसका आगे कहीं जिक्र करेंगे हम। बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं, आपकी पहचान भी चेंज हो जाती है। मेरी बेटी अब कनाडा में रहती है तो शी इज़ नो मोर इंडियन, मेरी बेटी है। वो पहचान तो कायम है लेकिन वो कैनेडियन है, उसके लिए वो देश उसका अपना देश है। ये चेंजेस आती रहती हैं। लेकिन कुछ आइडेंटिटीज़ ऐसी होती हैं जो हमारे जन्म से ही हमारे साथ होती हैं, इनग्रेन्ड हैं, अंदर हैं हमारे। एक मैंने प्ले लिखा, उसका नाम है फिश ऑफ द कैमलूप्स, कैमलूप्स की मछलियाँ। अजीब सा नाम है। कैमलूप्स एक सिटी का नाम है, कनाडा में एक ब्रिटिश कोलंबिया नाम की स्टेट है, वहाँ पर एक शहर है कैमलूप्स। जैसे हमारे संगम है ना, दो नदियाँ वहाँ इकट्ठी होती हैं तो संगम को ही कैमलूप्स कहते हैं उनकी भाषा में, एबोरिजिनल्स की भाषा में। तो वहाँ पर वैसे और भी 12 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर एक ख़ास किस्म की मछली है जिसको सामन कहते हैं। वो सामन मछली वहाँ जन्म देती है, पूंग कहते हैं हम छोटी मछलियों को। तो वो पूंग जो है थोड़े दिनों के बाद जब थोड़ी ताकत पकड़ती हैं वो बच्ची मछलियाँ, तो वो उस दरिया के साथ, उसके बहाव के साथ पैसिफिक ओशियन में चली जाती हैं, कोई 1500-1600 किलोमीटर का सफ़र करके। मैं जब पहली बार वहाँ गया बहुत परेशान हुआ, मुझे मेरा एक दोस्त लेकर गया। आमतौर पर जब आप किसी भी दरिया को देखने जाते हैं, बहुत आराम से बह रहा हो, बहुत पानी बहुत ठंडा नहीं है आपकी, और साफ़ सुथरा तो वहाँ होता ही है, तो आपकी तवक्को क्या होती है कि आप उस पानी के नीचे क्या देखेंगे? रेत देखेंगे या छोटे छोटे साफ पत्थर देखेंगे? मैं वहाँ गया कि 100-200 बंदा वहाँ खड़ा था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, एकदम शांति, चुप, शून्य, जैसे कुछ भी नहीं हो रहा। पानी की हल्की हल्की कलकल, पंछियों का थोड़ा थोड़ा चहचहाना, हवा पत्ते
हल्की हल्की आवाज़ दे रहे हैं, बंदा कोई नहीं बोल रहा। 100-150 बंदा इकट्ठा हो, कोई बात ही ना कर रहा हो एक दूसरे के साथ। जब दूर से देखा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ तो है यहाँ पर। नज़दीक गया, सभी लोग उस पानी के अंदर देख रहे हैं और नीचे कोई सफ़ेद पत्थर या रेत नहीं है। लाल सुर्ख रंग की मछलियाँ, इस कलर की, सैकड़े नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में मरी पड़ी हैं। दे आर ऑल डेड। क्यों मरी हैं? कहा जाता है 4 साल पहले जब यहाँ से वो पैदा हुई थी, समंदर में गई थी, 4 साल की उनकी ज़िंदगी थी। उसके बाद कुदरत ने कोई ऐसा नियम बनाया कि उनके अंदर से आवाज़ आई कि आपका अंत आ गया। और वो मछलियाँ 1500 किलोमीटर जो पानी के बहाव के साथ गई थी, उसके उल्ट अब यात्रा शुरू करती हैं, ऊपर को जाती हैं। 10-10, 15-15 फीट की जो छलांग नीचे को लगाई थी, अब ऊपर को जा रही हैं। और उसमें उनका जो स्किन है, क्योंकि उनके लंग्स को बहुत काम करना पड़ रहा है, उनका स्किन फट रहा है, टूट रहा है, अंदर से लाल निकल रहा है। मछुआरे पकड़ लेते हैं, कोशिशों में मर जाती हैं, लेकिन वो वहीं जाती हैं जहां पैदा हुई थी और वहां जाकर अंडे दे के मर जाती हैं। ये होता है नेशनलिज्म। ये इनग्रेन्ड है, उनके अंदर है। आपने एक कहानी पढ़ी होगी, टोबा टेक सिंह। ये सादत हसन मंटो की कहानी है और मंटो बहुत बड़े कहानीकार हैं। मेरा सबसे पहला प्ले जो थोड़ा लाइमलाइट में आया था, इसी नाटक, इसी कहानी पर लिखा हुआ था, जो मैंने हिंदुस्तान में बहुत सारे शहरों में और कनाडा में भी किया था। उसमें छोटी सी बात लेकिन बड़े मायने वाली बात है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान ने अपना सब कुछ बांट लिया। जहाज़ बांट लिए, रेलवे बांट लिया, बसें बांट ली, ज़मीन बांट ली, एक लाइन खींच ली, सब कुछ बांट लिया। लेकिन वो भूल गए कि पागल खानों में पागल अभी भी बाकी है। एक पागल खाना जो पाकिस्तान में था, उसमें जाकर पूछते हैं वो कि आप किधर जाना चाहोगे, हिंदुस्तान जाना चाहोगे या पाकिस्तान जाना चाहोगे? इतनी ऑप्शन उनको दे दी गई। किसी ने कहा मैं तो पाकिस्तान जाऊंगा, किसी ने कहा मैं हिंदुस्तान जाऊंगा। जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान चले गए, जो सिख हिंदू थे वो हिंदुस्तान में आ गए। लेकिन एक बंदा ऐसा था जिसका नाम मैंने नाटक में बच्चन सिंह रखा है। वो कहता है मैं टोबा टेक सिंह जाऊंगा। टोबा टेक सिंह उसका गांव का नाम है और वो उसमें डायलॉग है जिसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन ये है, हेल विद इंडिया एंड हेल विद पाकिस्तान। मैं तो अपने गांव में जाऊंगा। ये है इनग्रेन्ड नेशनलिज्म। इसको पाकिस्तान हिंदुस्तान में बांटकर आप नहीं देख सकते। टोबा टेक सिंह जिस तरफ भी ले जाओगे वो वहां का है, इससे आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन नेशनलिज्म यहां पर खत्म नहीं होता, शुरू होता है। तो एक आइडेंटिटी है जो हम एक्वायर करते हैं। अब तलाक 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 का मसला है। मुस्लिम औरत को वो आइडेंटिटी उसकी ट्रेडिशन ने, उसकी कल्चर ने एक्वायर करवा दी है। रिलीजियस प्लेसेस में वहाँ आप जा सकती हैं, वहाँ नहीं जा सकती। वो हिंदुज़म में भी है, वो मुहम्मडन्स में भी है। हम बच गए, सिखों में भी ऐसा है। इसका जिक्र नहीं हुआ प्रेस में। हालांकि कदरे बेहतर हालत है सिखिज़म में औरत की, लेकिन आपको हैरानी होगी
कि अभी भी गोल्डन टेम्पल में कोई सिख औरत कीर्तन नहीं कर सकती। आपने नहीं सुना होगा। जो गोल्डन टेम्पल में सुबह उसकी सफाई करते हैं, नहलाना कहते हैं, उसमें औरत नहीं जा सकती, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती फॉर ऑब्वियस रीजंस। अरे भाई, आप सबकी बॉडी में गंद भरा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने वो गंद अपने दिमाग में बिठा लिया है। ये हमारी एक्वायर्ड आइडेंटिटी है। अभी रीसेंट बात है ज़ाहिरा वसीम की, जिसने दंगल में रोल किया, अब उसको प्रॉब्लम में ला दिया गया। मलाला, आप जानते हैं, नोबेल लॉरिएट। जलीकट्टू। एक बात मैं सोच रहा हूं, मुझे पता नहीं मैं सही हूं या गलत हूं, आपके साथ विचार वेद में विचार के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। जब औरत की बात है या सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात है, आई थिंक वी शुड थिंक डिफरेंटली। लेकिन जब पूरी सोसाइटी की बात है, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ बात करूंगा। मेरे टाउन में एक स्लिप रोड निकाली गई और उस स्लिप रोड में एक वृक्ष था। स्लिप रोड को यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि वृक्ष काट नहीं सकते आप। वो अलाउ नहीं करता सिस्टम कि आप किसी भी वृक्ष को काट दो। लेकिन सिस्टम ने कहा कि यहां स्लिप रोड होना चाहिए, सो स्लिप रोड बन गया, लेकिन वृक्ष वही खड़ा है। स्कूटर वाला, साइकिल वाला चला जाता है, गाड़ी नहीं निकल सकती वहां से। तो मेरा एक मित्र जो 15 साल पहले आया, वो कहता है ये क्या है भाई, ये स्लिप रोड के बीच में क्यों एक ट्री है। मैंने उसको बताया, देखो हम बहुत पर्यावरण के रक्षक हैं, हम ध्यान रखते हैं इन बातों का, तो इट विल टेक सम टाइम। तो वो सिस्टम काम कर रहा होगा, उसको जब क्लियरेंस मिल जाएगी तो वो काट देंगे। तो 3-4 साल के बाद वो फिर आया, कहते ये तो वही खड़ा है। मैंने कहा अभी टाइम लग गया थोड़ा सा और। 5-6 साल के बाद वो फिर आया, तो मैंने कहा मैं उस रास्ते से तुम्हें नहीं लेकर जा रहा, क्योंकि वो वृक्ष वही है, तुम्हारा सवाल वही है, मेरे पास जवाब नहीं है। अरे भाई, सारी सोसाइटी को जरूरत है कि वो वृक्ष वहां से निकाल दिया जाए, लेकिन उस वृक्ष को रखा गया और 5-7 एक्सीडेंट हो गए। मैं सोच रहा था, अभी पता नहीं पक्का क्या बनता है, जलीकट्टू के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया। किस प्रसंग में आया, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया गया, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मुझे एक बात का पता है कि अभी तक किसी एक भी ग्रुप ने, चाहे वो रिलीजियस है, चाहे वो कास्ट बेस्ड है, चाहे वो पार्टी बेस्ड है, चाहे वो रीजन बेस्ड है, जलीकट्टू के विरोध में कुछ नहीं कहा। अब मैं सोच रहा हूं कि जलीकट्टू एंटी नेशनल कैसे है। अगर देखिए, जानवर की रक्षा के हक में मैं भी हूं, क्या आप बकरीद को खत्म कर सकते हो? कुछ लिमिट कहीं तो बांधनी होगी आपको। इसमें कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी अफेक्टेड नहीं है, टोटल एक टोटल ग्रुप ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दे बिलीव दैट दिस इज देयर कल्चर एंड दे वुड लाइक टू गो विद इट। आई थिंक हमें इस पर थोड़ा ओपनली, थोड़ा खुले मन से सोचना होगा। नेशनलिज्म की जो मैं सिंपल सी डेफिनेशन इस सारे कुछ से बनाना चाहता हूं, वो ये है कि मैं अपनी पहचान से कितना दूर जा सकता हूं। अपने लिए मैं सब कुछ करूंगा, स्टमक इन्फेक्टेड है तो हॉस्पिटल जाऊंगा ही जाऊंगा।
अपने परिवार के लिए करूंगा, किसी हद तक मैं अपने बड़े एक्सटेंडेड परिवार के लिए करूंगा, टीचर हूं स्टूडेंट्स के लिए करूंगा, मोहल्ले में रहता हूं कम्युनिटी के लिए करूंगा, सिटी में रहता हूं सिटी के लिए करूंगा। मैं कितना एक्सटेंड कर सकता हूं अपने आप को, कितना खोल सकता हूं अपने आप को। वो जो प्ले का जिक्र मैंने किया टोबा टेक सिंह वाला, तो वो बचन सिंह एक वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बन गया तो वृक्ष से ऊपर से देखता है, कहता मुझे कहीं कोई रेखा नजर नहीं आ रही। जो खेत हैं जिनमें पानी लगा हुआ है, वो कहता मुझे ऐसे लग रहा है जैसे धरती को पसीना आया हुआ है। 1947। लेकिन यह ज्ञान उसको तब होता है जब वो ऊपर चढ़ता है। क्वेश्चन इज दिस कि हम कितना ऊपर जाके सोच सकते हैं, कितनी क्षमता है हम में ऊपर जाने की। जितनी क्षमता आप में है उतना ही आपका नेशनलिज्म बड़ा है, नहीं तो आपका नेशनलिज्म छोटा होता जाएगा। अगर आप कुएं में हो तो ऊपर देखोगे तो आपका नेशनलिज्म बहुत छोटा है। मुझे लगता है आज की सरकार, आज का सिस्टम कुएं में से देख रहा है सबको। लेकिन अगर आप ऊपर चढ़कर देखोगे, दुनिया विशाल लगेगी आपको। कल्चर का सवाल बहुत बड़ा है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि मैं अगर नेशनलिज्म, हिंदुस्तान को, इंडिया को एज एन इंडियन अपना नेशनलिज्म मान लूं, मैं नेशनलिज्म के साथ कोई एडजेक्टिव नहीं लगाना चाहता। कुछ लोग पंजाबी नेशनलिज्म की बात करते हैं, कुछ हिंदू नेशनलिज्म की बात करते हैं, मुस्लिम नेशनलिज्म। अरे भाई, अगर आपने कुछ शब्द लगा दिया तो वो नेशनलिज्म रहा ही नहीं। अगर कोई एडजेक्टिव लग गया उसके साथ, वो प्योरली नेशनलिज्म मेरे लिए नहीं रहेगा। तो कल्चर और नेशनलिज्म, अगर मैं एज इंडियन, इंडिया अपनी नेशन मानूं, इंडियननेस को, नॉट हिंदुत्व, नेशनलिज्म कहूं अपना, तो मेरी कल्चर भी साथ साथ चल रही है। अब इन दोनों का मिलन कहां हो, इन दोनों के कंट्राडिक्शंस कैसे सॉल्व करनी है, दैट एक्चुअली इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, जिसको डील करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, इस समय ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। कैसे डील करें? मैं सोच रहा था एज ए नाटककार, नॉट एज ए स्कॉलर, बिकॉज आई एम नॉट वन। एज नाटककार सोच रहा था कि मैं इन दोनों चीजों को कैसे देखूं यार, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मैं किसी एक को, देखिए, हमें यह क्या कहा जाता है कि नेशनलिज्म फर्स्ट, कल्चर सेकंड। सम पीपल से कल्चर फर्स्ट, नेशनलिज्म मे बी, जो कहते नहीं है, मानते हैं अंदर से। नाउ द क्वेश्चन in front of me is, why can't these two be equally important to me? क्या मैं अपनी मां और बाप से एक ही समय में बराबर का सत्कार या प्यार नहीं करता? They are equally important to me. यह एक आइडिया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसको आप एक्सप्लोर करो। कहीं मां इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कहीं पिता मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बट द क्वेश्चन इज हाउ आई और हाउ माई फादर एंड मदर दे हैंडल द सिचुएशन। आप कुछ भी कर लो, अगर आपकी सिचुएशन की हैंडलिंग प्रॉपर नहीं है तो प्रॉब्लम बनी ही रहेगी। नेशनलिज्म में
और कल्चर में दोनों में एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा आपको, जैसे आप अपने घर में माँ और बाप के साथ और जैसे माँ और बाप बच्चों के साथ एक संबंध बनाते हैं, वो संबंध आपको क्रिएट करने की जांच जब तक नहीं आएगी तब तक मुश्किल बनी रहेगी। एक पजल देना चाहता हूं आपको। दिस इज द लेटेस्ट प्ले दैट आई एम ट्राइंग टू राइट। अल्लाह बख्श और राम, दिस इज इन पंजाबी, हिंदी मुझे लिखनी नहीं आती है, टाइप नहीं करनी आती। अल्लाह बख्श और रामचंद्र ये पड़ोसी हैं। उधर मत देखिए, पता नहीं चलेगा आपको। देखो, मजबूरियां होती हैं और आप कितने अच्छे हैं, मजबूरियों को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। इसलिए मुझे अच्छा लगता है यहाँ आना। ये प्ले मैं लिख रहा हूं, दिस इज ऑन पुंछ। पुंछ आपने सुना? पुंछ एक एरिया है जम्मू एंड कश्मीर में, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, कश्मीर वैली से बाहर है। तो आपने सुना होगा कि 1948 में जब पाकिस्तान के कबाइलियों ने अटैक किया था पाकिस्तान की फ़ौज की सपोर्ट के साथ, जो अक्सर वो करते ही हैं ऐसा, तो तब वो काफ़ी आगे आ गए थे। जब वो, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वो उन्होंने ले लिया था। ये एक्चुअली वही इलाका है। हिंदी के बहुत ही बड़े एक राइटर हैं कृष्ण चंद्र, वो वहाँ के हैं, पुंछ के हैं। तो ये स्टोरी रियल स्टोरी है, ऑलमोस्ट। लिटिल बिट इमेजिनेशन तो राइटर डालता ही है, लेकिन मैं आपको ऑलमोस्ट रियल स्टोरी सुना के अपनी बात को आगे लेकर जाना चाहता हूँ। अल्लाह बख्श और रामचंद्र पड़ोसी थे उसी इलाके में, और रामचंद्र की माँ जो है वो सारे गांव में एक बहुत आदरणीय स्थान रखती थी, लेकिन कुछ देर के बाद वो अपाहज होगी। लेकिन सभी विलेजर्स, जिसमें मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे, बराबर की आबादी थी, माँ को माँ समझती थी। किसी के घर में कोई दुख है, सुख है, वो माँ ही हेड थी हर फंक्शन की, वही उसको उसकी चीफ गेस्ट थी। और रामचंद्र की पत्नी जो है, जब उसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, उसकी मौत हो गई, यानी कि हिंदू औरत की मौत हो गई। और उस पर अल्लाह बख्श की बीवी आयशा ने उस बच्चे को अपना दूध पिलाया और उस बच्चे को उसके बचपन में से निकाला, बड़ा किया। कुछ समय के बाद अल्लाह बख्श की मौत हो गई। अल्लाह बख्श जो उसका पति है आयशा का, उसकी कब्र पर आयशा जाके चिराग जलाती है, जैसे कि उनकी ट्रेडिशन है। रोज जलाती थी कि थर्सडे को जलाती थी, डजंट मैटर। अब 1948 में जब कबायली आए तो उस गांव तक पहुंच गए, लेकिन इंडियन आर्मी के जाने के बाद उनको थोड़ा रिट्रीट करना पड़ा कबायलियों को। वो आयशा को पकड़कर ले गए उसकी बेटी के साथ ही, कि वो मुस्लिम है, यहां नहीं रहने देंगे। अब मुस्लिम समझकर लेके गए कि औरत समझकर लेकर गए, कुछ पता नहीं है। इस पर भी मैंने और कई प्ले, एक दो प्ले लिखे हैं, दैट्स अ सेपरेट मैटर। अब अल्लाह बख्श की कब्र उस गांव में है, अल्लाह बख्श का परिवार पाकिस्तान में चला गया। उसकी कब्र पर अब रामचंद्र चिराग जलाता है। थोड़ी देर के बाद, कुछ सालों के बाद, रामचंद्र भी मर जाता है। रामचंद्र का बेटा कैलाश, जिसको आयशा ने दूध पिलाया था, बड़ा किया था, अब वो उस कब्र पर चिराग जलाता है। नाउ व्हाट हैपन्स? एक एंटरप्रेन्योर, जो बड़ा आजकल का बज़वर्ड है, वो वहां एक, हम भट्ठा कहते हैं, ईंटों का किल्न, क्या कहते हैं आप? भट्टी। वो बनाता है वहां पर। ईंटों के लिए मिट्टी चाहिए होती है। वो उस कब्र को उखाड़ता है, उसकी हड्डियों को फेंक देता है
और अपना धंधा चलाता है। इस पर रामचंद्र का बेटा कैलाश कैसे सोच सकता है, जो 40 साल से बल्कि 50 साल से उस पर जाके चिराग जलाता था। वो सारी हड्डियां इकट्ठी करता है और डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर के पास ले जाता है। वो कहता है ये मैंने 50 साल इस पर चिराग जलाया है, आज इन हड्डियों को ऐसे फेंक दिया इन्होंने जैसे इसका कोई इमोशनल मतलब ही नहीं है इनको। डीसी को तकलीफ होती है, वो भट्टे के मालिक के साथ बात करता है, वो बदतमीजी से बात पेश आता है क्योंकि वो उस समय के एक मिनिस्टर का साथी और मिनिस्टर का हिस्सा है उस बिजनेस में। डीसी जब देखता है कि वो तो अकड़ रहा है, डेयरिंग स्टेप लेता है, उसका मुंह काला करके बाजार में घुमाता है। मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी को लिखता है, चीफ सेक्रेटरी डीसी को बुला के डांट डपट करता है उसकी। डीसी कहता आई वांट टू सी चीफ मिनिस्टर ऑन दिस। वो चीफ मिनिस्टर के साथ बात करता है, सारी बात को डिटेल में समझाता है। चीफ मिनिस्टर अंडरस्टैंड्स इट। वो चीफ मिनिस्टर था फारूक अब्दुल्ला, वो मिनिस्टर था गोविंद राम। ये बात 1998 की है। डीसी था खालिद हुसैन जो मेरा दोस्त है। अब मुझे बताइए, पजल आपके लिए ये है, इसमें कौन राष्ट्रवादी है? It will be very difficult question if you see it from purely legal point of view. मेरे हिसाब से अगर मैं इसको फॉर्मुलेट करूं, जितने साधारण लोग थे इसमें वो सारे राष्ट्रवादी। मैं गलत तो नहीं कह रहा। जितने आम लोग हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, वो राष्ट्रवादी है। जितने बड़े लोग हैं वो राष्ट्रवाद के नाम पर हाईली एंटी पैट्रियोटिक हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं। 2-3 बंदे ऐसे हैं जिसको आप कह सकते हैं कि वो इलीगल हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनके अंदर भी एक राष्ट्रवाद बैठा हुआ है, एक ह्यूमनिज्म बैठा हुआ है। एनीहाउ, अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं, महाराजा अशोक हमारे लिए, इस बात को मैं जोड़ना चाहता हूं आज की स्थिति के साथ बाद में। सर मेरा टाइम कितने बजे तक है? मैं 11:15 शुरू हुआ था। आनंद जी बोलिए। अब जब बोर होने लगोगे एक आध उबासी ले लेना, मैं बंद कर दूंगा। मैं जाना चाहता हूं कम से कम 12:15 तक। जा सकता हूं? वंडरफुल, थैंक यू। दैट इज मिनिमम। लेकिन 5-7 मिनट इधर उधर, ज्यादा नहीं। महाराजा अशोक के बारे में हम जानते हैं। अकबर, आपको याद करवा रहा हूं कि 14 साल की उम्र में इसकी कोरोनेशन हो गई। इस बंदे ने प्रिजनर्स ऑफ वॉर पर, उसके स्लेव्स पर बैन लगा दिया। इसने हिंदू पिलग्रिमेज जो यात्री होते हैं उन पर से टैक्स हटा दिया। इसने जजिया हटा दिया। इसने एक सुलह कुल नाम की फिलॉसफी जो है वो प्रेजेंट की, जो कि सूफी इन्फ्लुएंस के अधीन थी। इसने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स जो है हिंदुस्तानी, जिसमें महाभारत भी शामिल है, उसको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया। इसने सारे स्लेव्स जो है फ्री किए। इसने दीन इलाही नाम का एक नया रिलीजन शुरू करने की कोशिश की जिसपे सभी लोग एक जैसे हों। इसने सती सिस्टम को अबॉलिश किया। इसने कहा कि जो हिंदू कन्वर्ट किए गए हैं ज़ोर से, उनको वापस अपने रिलीजन में जाने दिया जाए। और इसने कहा कि इससे आगे कोई भी फोर्स्ड कन्वर्शन नहीं होगी। इसने
हिंदू औरतों के साथ शादी की, इसने मुंडन किया अपनी मदर की डेथ पर अपना, इसने काउ स्लॉटर को, गो हत्या को हराम कहा, इसने एक सिलेबस क्रिएट किया अपने बेटे के लिए, सलीम के लिए, जो बेस्ड अपॉन लॉजिक था, ना कि फेथ पर बेस्ड था। इसने बाइबल के ट्रांसलेशन की कोशिश भी की पर्शियन में। इसने एक टीचर अपने बेटे के लिए क्रिश्चियन रखा, और इसने हर एक धर्म को बराबर के साथ डील किया, और उसने हर एक धर्म की जो नफरत, उसके अंदर जो नैरोनेस है, फनेटिसिज्म है, उसके साथ नफरत की। ये हमारा एक आइकन है, हम याद करते हैं उसको। अकबर द ग्रेट कह देते हैं और भूल जाते हैं। कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं हमारी, ये उसका जवाब है। अकबर, ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक जैसे थे, इसने भी कन्फ्रंट किया है शेख अहमद सरहंदी को, जो मुजद्दद अल्फसानी कहा जाता है, जिसको ये माना जाता है कि मोहम्मद साहब के बाद वो 1000 साल के बाद आया और उसने इस्लाम को रिवाइव किया, एक रिन्यूअल किया उसका, और बहुत कट्टर इंसान था। सूफी सिलसिले बहुत सारे हैं, 10-12 गिनते हैं, हम जानते हैं चिश्तियों को, कादरियों को, शाह हुसैन है, बाबा फरीद है, सुल्तान बाहू है, बुल्ला शाह है, ये सभी बहुत अच्छे लोग हैं। बिल्कुल धर्म की उसमें बदबू तो आती नहीं है, खुशबू आती है। धर्म की खुशबू भी तो होती है ना, बदबू नहीं, वो खुशबू छोड़ते रहे। लेकिन इसमें मुझे लगता है थोड़ी बू थी और बदबू थी। इसका यह ख्याल था कि अगर इस्लाम को फैलाना है, शेख फरीद शकरगंज उनको इसलिए कहा जाता है कि उनकी शीरी जुबान थी, शक्कर जैसी जुबान थी, बोलते थे तो सभी उनको फॉलो करते थे और मुहम्मदन हो जाते थे, मुस्लिम हो जाते थे। लेकिन ये शख्स जो है, इसकी फिलॉसफी ये थी कि अगर धर्म को फैलाना है तो राजनीति के साथ, स्टेट की मदद के साथ फैलाया जा सकता है, जुल्म के साथ फैलाया जा सकता है। मुजद्दद को आज याद करना बहुत जरूरी है। आज के दिन मुजद्दद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस फिलॉसफी को देखा जा रहा है एज अ वेरी वैलिड फिलॉसफी, कि धर्म को फैलाओ राजनीति से। इनकी शेख अहमद सरहंदी, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है ये सरहंद के हैं, सरहंद भी पंजाब का है, और इनके कुछ खत मिलते हैं 500 समथिंग, जो जहर से भरे हुए खत हैं। उसके होते हुए अकबर वैसा था, ये मैं कहना चाहता हूं। ये नहीं कि अकबर ने बिल्कुल आराम से सारा कुछ कर दिया। इस बंदे के होते हुए अकबर जो है उसने सारा काम किया, और इसी बंदे की वजह से गुरु अर्जन, जिसका जिक्र अभी किया था अशोक जी ने, जो सिखों के 5वें गुरु थे, मुझे सिखों के 5वें गुरु कहना गलत लगता है, 5वें सिख गुरु थे, सबके गुरु थे वो, तो उनको एग्जीक्यूट करवाने का सबसे बड़ा काम इस बंदे का था। दैट्स अ हिस्ट्री, आई लीव इट। बट नाउ आई वांट टू गिव यू सम आइडिया आफ्टर अकबर, who is the person who gives you a fundamental basis for the multiculturalism of this land in a very, very big and exceptional way. I'm so sorry that we, outside of Punjab, we know Guru Nanak, we know Guru Gobind Singh, but hardly anybody knows about Guru Arjan Dev. And I am taking this opportunity to spend 2-3 minutes on him and let you know what kind of person he was and what a great icon he is, which should be remembered today
and we should really try to evoke his name to face our today's problems. Fifth Guru है, उसने एक दसवंद नाम की परंपरा शुरू करी, 1/10 of your salary should go to social cause. उसने एक इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करी. आई एम सो सॉरी, हम उसने ही कहते हैं वहाँ पर, उन्होंने कम कहते हैं, जी भी कम लगाते हैं, क्योंकि हम जिसको अपना मानते हैं उसके लिए जी छोड़ देते हैं. सो आप जी खुद लगाते जाना. तो बहुत सारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की उन्होंने. इकोनॉमिक एक्टिविटी अमृतसर में जो सारी है, जो मार्केट है, उसे अलग अलग किस्म के लोगों को लाना, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि धर्म वाले लोगों का काम अक्सर नहीं होता, वो भी शुरू करी. सबसे बड़ी बात आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, गोल्डन टेम्पल की जो फाउंडेशन है वो हजरत मियाँ मीर से रखवाई. हैव यू हर्ड ऑफ एनी अदर एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड कि एक मुस्लिम पीर को बुलाया जाता है लाहौर से कि हम एक मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, अगर गुरुद्वारा नहीं भी कहना तो वो उसकी फाउंडेशन रख रहा है. और फिर उसमें गुरु ग्रंथ की स्थापना की जाती है. लेट मी टेल यू व्हाट गुरु ग्रंथ इज. इसमें गुरु नानक और 5 और गुरुओं की वाणी है. अंडरस्टैंडेबल, सिख धर्म है तो अपने सिख गुरुओं की जो वाणी है वो तो उसमें आएगी. लेकिन आई थिंक this is the only granth available that I know which is called a holy scripture, which does not concentrate only on its own gurus. Who else are there? There are number of bhakts. They are from UP. Surdas is there, Kabir is there, Ravidas is there, Bhikhan Bhakt is there. Happily we have people from Maharashtra. Namdev is there. Not only Namdev, I think Parmanand and Trilochan are also from Maharashtra. Then Rajasthan Bhagats, Dhanna and Pipa are there. Other Bhakts are there. Beni is there, Sundar is there, Jayadev is there, Sen is there. All these Bhakts are there. जो जहां से अच्छा मिला उनको, I am talking of 16th century. They didn't Google it. आसान नहीं था ये. और यही बात खत्म नहीं होती. बाबा फरीद इज देयर, भाई मर्दाना इज देयर, दे आर ऑल मुस्लिम्स. बलवंत राय इज देयर, एंड देयर आर सो मेनी भट्ट्स, दोज वर ऑल मुस्लिम्स. देयर वाणी इज ऑल्सो देयर. व्हेन वी bow our head there, it's not only in front of gurus. मैं अपना सर भगत नामदेव के आगे भी उतना ही झुकाता हूं जितना मैं बाबा फरीद के आगे झुकाता हूं. और उसमें संस्कृत है, रीजनल प्राकृत हैं, अपभ्रंश है, संस्कृति है, मराठी है, सेंट्रल लैंदी पंजाबी है, ओल्ड हिंदी है, पर्शियन लैंग्वेज है, मैनी डायलेक्ट्स हैं. हर भाषा के आगे मैं अपना सर झुकाता हूं. मुझे ये ग्रंथ सिखाता है कि सारा सच आपके पास ही नहीं है. सच बहुत फैला हुआ है, इसको इकट्ठा करो. सच सिर्फ आपकी भाषा में ही नहीं है. आपकी भाषा बहुत अच्छी है, मेरी भाषा की तरह, लेकिन मैं अपने आप को ये अधिकार दे ही नहीं सकता कि मैं अपनी भाषा से तो प्यार करूं और दूसरे की भाषा को नफरत करूं. मैं ये अपने आप को अधिकार कैसे दे सकता हूं? पंजाब की खालिस्तान की मूवमेंट को मारने के लिए गुरु ग्रंथ ही काफी था, क्योंकि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी. पॉलिटिकल मोटिवेशन हो सकती है, इसलिए मेरा विश्वास है कि आज जैसे भी हालात हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं. अगर आप सच्चे धर्म में विश्वास रखोगे तो ये नहीं जी सकती, लेकिन उसको समझने और समझाने की जरूरत रहेगी. अकबर के बाद ये बहुत बड़ी एक हमारे पास मॉडल है इस देश को सुनाने के लिए, दिखाने के लिए. हैज एनीबॉडी एवर टॉक्ड ऑफ दिस थिंग in India? Or is it restricted to Punjab only? Or maybe, yes,
आई एम वेरी हैप्पी, महाराष्ट्र के लोग आते हैं हमारे पास गुहमान में, 2 सालों से आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भी अच्छा लगे अगर कुछ सिख या पंजाबी भी इस तरफ आए अलग अलग जगहों पर, इट मे टेक सम टाइम, लेकिन आप वहाँ आते रहिए, ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भक्त नामदेव को ही श्रद्धांजलि नहीं दे रहे, आप इनफैक्ट गुरु अर्जन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जब वहाँ आते हैं। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल दैट आई वांटेड टू गिव। बट अनफॉर्चुनेटली औरंगजेब ने जो कुछ भी किया था अकबर ने उसको रिवर्स कर दिया। फॉर्चुनेटली गुरु गोविंद सिंह ने उसको रिवर्स नहीं किया, उसने फॉलो किया गुरु अर्जन को। और बहुत सारी मिसालें मैं स्किप कर रहा हूं। रणजीत सिंह ने भी कंसोलिडेट किया इस नेशनलिज्म को। एक चीज और भी है नेशनलिज्म में, जिससे जो मिलता है भैया उसका फायदा लो। जो रणजीत सिंह था उसको पता था कि ये जो फाइनेंस है इसको कंट्रोल करना सिखों का काम नहीं है, खर्च करने के लिए ये बचाने के लिए नहीं है। तो उन्होंने अपना फाइनेंस का इंचार्ज जो है हिंदू को बना दिया था। और आपको एक और बात बताता हूँ, ये जो मॉडर्नाइजेशन हुई है इंडियन आर्मी की, इसमें बहुत सारे लोगों ने काम किया है, लेकिन आई थिंक कंट्रीब्यूशन ऑफ रणजीत सिंह इज वेरी बिग। उसने जितने बहुत सारे लोग जो है यूरोप से, जनरल अलार्ड जैसे, उनको बुलाया। कम से कम 38 बिग आर्मी ऑफिशियल्स वर देयर इन हिज फोर्सेस, जो इधर उधर से धिक्के खाकर आए थे। तो उन्होंने ट्रेन किया हमारी आर्मी को। सो उसका नेशनलिज्म ये कहता है कि जहां से जो अच्छी चीज मिलती है उठाओ, नफरत नहीं करो, प्यार करो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्वामी दयानंद जो एक बड़े चिंतक थे, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपनी तरफ से, और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि स्वामी दयानंद की फ़िलॉसफी के बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो सिख रिलीजन के साथ 100% मिलते हैं। वी डोंट बिलीव इन कास्टिज्म, वी डोंट बिलीव इन बुत पूजा, वी डोंट बिलीव इन अवतारवाद। ये सभी चीज़ें आर्य समाज के साथ मिलती जुलती हैं। इसीलिए आर्य समाज की बहुत सारी जो जड़ें हैं पंजाब में भी बनी एक समय पर। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ कि जहाँ राम मोहन राय हिंदुस्तानी जो कल्चर है उसके लिए डिफेंसिव थे, स्वामी जी किसी हद तक ऑफेंसिव हो गए। किसी हद तक नहीं, बहुत हद तक। उन्होंने सिर्फ वेदों पर अपने आप को कंसंट्रेट किया, which was not bad in itself, which had its own limitations. Purans or everything else was of no meaning for him. Bhagwan Ram, Bhagwan Krishna was of no meaning for him. Sanskrit was the only language for which he wanted to have some respect. For him, Guru Nanak, Kabir and other people, they were nothing. And he used very derogatory language for all of them. Very derogatory language. उसके साथ एक और प्रॉब्लम ये बनी कि उनके एक पैरोकार जिनका नाम स्वामी श्रद्धानंद था, वो भी पंजाब के थे। उन्होंने एक मूवमेंट शुरू करी, शुद्धि लहर शायद उसका नाम था। तो ये शब्द है शुद्धि, ये बहुत विकृत शब्द है इस कॉन्टेक्स्ट में। शुद्धि का मतलब है कि आप हिंदू रिलीजन छोड़कर अशुद्ध हो गए थे, अब आपको हम आपका शुद्धिकरण करेंगे। अपने धर्म में वापस लाने की इच्छा को मैं बहुत ज्यादा गलत नहीं समझता हूं, लेकिन दूसरे धर्म को यह कहना कि तुम शुद्ध ही नहीं हो, तुम तो धर्म ही नहीं हो, आई थिंक देयर वॉज अ वाइटल मिस्टेक इन दैट।
अभी घर वापसी में भी ये बदबू है थोड़ी सी, वो सड़क पर तो नहीं बैठा हुआ। ये शब्द अपने आप में बहुत प्रॉब्लमैटिक था। और जितने भी आर्य समाजी बने सिखों में से, उनके एक डायलॉग हुआ था स्वामी दयानंद के साथ, और देन अल्टीमेटली दे केम आउट ऑफ दैट मूवमेंट। और उसके अगेंस्ट एक पंजाब में एक मूवमेंट चली थी जिसको सिंह सभा लहर कहते हैं। दैट वाज इन रिटेलिएशन टू व्हाट आर्य समाज वाज देयर, एंड देन वही सिंह सभा लहर आहिस्ता आहिस्ता खालिस्तान मूवमेंट बनता है, उसके बीज पड़े हुए थे कहीं ना कहीं। वो कैसे उसने डिवाइड करके रख दिया, इसका आगे भी थोड़ा सा जिक्र आएगा, इसलिए छोड़ देता हूं। बाल गंगाधर तिलक ने मेरे हिसाब से जो भी किया बहुत अच्छा किया। कुछ मिस्टिक बातें उसमें नहीं थी, कोई स्पिरिचुअल फिनोमेना नहीं था। उसने कल्चरल जो सुपीरियोरिटी वेस्ट की थी उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि जो नेशनलिज्म है उसमें इमोशनल जो हमारी एफिनिटी है वो बहुत ज़रूरी है, और उस इमोशनल जो एफिनिटी है उसके जो टेंजिबल्स हैं वो रिलीजन है, धर्म है, लैंग्वेज है, टेरिटरी है, कॉमन हेरिटेज है, हिस्ट्री है। और एक अच्छी बात उन्होंने कही कि नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए एक हिस्टोरिकल प्रोसेस होता है। नेशनलिज्म के टीके नहीं बनते हैं। ये नहीं होता कि आप नेशनलिज्म के एंटीबायोटिक की तरह टीके लगाएं, जैसे परसों में हॉस्पिटल में था तो आज मैं बोल रहा हूं। ऐसे नहीं होता कि आप मुझे एक एंटी नेशनलिज्म का टीका लगाएं, कल से मैं आरएसएस बन जाऊं। नहीं हो सकता ऐसा। इसका एक प्रोसेस होता है। जब बड़ी बात थी, और ऐसी और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन प्रॉब्लम वहां आई जहां उन्होंने कहा कि जो बाइंडिंग फोर्स है मासेस में वो हिंदुइज्म है। अब हिंदुइज्म को ही बाइंडिंग फोर्स कैसे मानोगे? इसके जवाब में हिंदुत्व की फिलॉसफी अब आई आगे, उसकी बात मैं आगे जाके करता हूं। लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं कि एक किताब लिखी गई थी पंजाबी में, भाई काहन सिंह नाभा इज अ वेरी रिस्पेक्टेड नेम इन पंजाबी लिटरेचर। उसका नाम था, पंजाबी में किताब थी, हम हिंदू नहीं हैं। तो ये एक एक्सट्रीम जो पोजीशन थी उसका एक्सट्रीम रिएक्शन है, हालांकि हम हिंदुओं में से हैं, लेकिन कहना पड़ा कि हम हिंदू नहीं हैं। तो वो जो पोलराइजेशन है उसको स्ट्रेंथन करती हैं ऐसी बातें। मैं एक बात और बताना चाहता हूं पंजाब के बारे में। दो बातें मैं पहले कह चुका हूं, गुरु अर्जन बता चुका आपको। मैं अकबर को भी पंजाबी इसलिए गिन रहा हूं कि उसकी कोरोनेशन पंजाब में हुई थी। तीसरी बात मैं गुरु गोबिंद सिंह की भी कर चुका हूं, मैं रणजीत सिंह की भी बात कर चुका हूं। ये लास्ट बात पंजाब की आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को इस बात का पता नहीं होता कि गदर और गदर पार्टी में फ़र्क है। हम 1857 को ही गदर समझते हैं, 1857 को ही गदर पार्टी समझ लेते हैं बहुत बार। लेकिन गदर पार्टी वो पार्टी है जो 1913 में अमेरिका में बनाई गई थी। इंसिडेंटली आई हैव रिटन ए प्ले ऑन दिस, गदर एक्सप्रेस, जो मैं अमेरिका में सैक्रामेंटो जहां ये पार्टी बनी थी वहां खेल के आया थोड़ी देर पहले। इस पार्टी में सबसे पहले पंडित काशीराम और आपके प्रदेश के खान खोजे, इन दोनों ने मिलकर बनाई थी। फिर पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन 1913 में लाला हरदयाल और सोन सिंह भकना जो उसके प्रेसिडेंट थे, इन्होंने बनाई थी। इसके बहुत सारे मेंबर तो पंजाब के थे, लेकिन कुछ मेंबर महाराष्ट्र के और बंगाल के भी थे। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पंजाबी पढ़ने गए थे, वो इसके बहुत सारे मेंबर बन गए, और बंगाल के लोग भी थे। करतार सिंह सराभा का नाम आपने सुना होगा, जो शहीद हुए, वो इसी पार्टी में थे। और विष्णु गणेश पिंगले जो डिस्ट्रिक्ट पुणे के थे, वो भी इस पार्टी में थे, और विष्णु गणेश पिंगले को भी फांसी की सज़ा हुई थी। और इसमें मैं लास्ट में दो नाम इसलिए लिखे कि सिर्फ हिंदू और सिख ही नहीं थे, सिर्फ पंजाबी, महाराष्ट्रियन और बंगाली ही नहीं थे, इसमें
मुस्लिम भी थे। वो जो पंजाब का नेशनलिज्म है शुरू से चलता आ रहा है, वो यहाँ तक आप देख सकते हैं 1916 तक। और इसमें होल्ड योर ब्रेथ, 150 आदमी को फांसी पे लटकाया गया था, 250 आदमी को मौत की लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई थी, 150 और आदमी को बहुत लंबी लंबी सजा दी गई थी, 500 बंदा सीधे तौर पर अफेक्टेड है। इनकी फैमिलीज को मिला लो, 5-7 हज़ार बंदा अफेक्टेड है। लेकिन 5-7 हज़ार बंदे को भी इस हिस्ट्री का शायद पूरी तरह पता हो, मुझे डाउट है। हमारे किसी सिस्टम ने इसको आगे लाने की कोशिश नहीं की। अब आता हूं मैं आरएसएस पर। इसके बैकग्राउंड सिंपल थी कि गांधी जी का एक डॉक्ट्राइन था जो सबको बराबर समझना चाहिए, उसका रिएक्शन है। ब्रिटिश पॉलिसी थोड़ी सी मोहम्मडन्स को विन करने की थी एज ए माइनॉरिटी, उसका रिएक्शन था। गांधी जी ने डीब्राह्मनाइज किया हिंदू कल्चर को, ब्राह्मणवाद से बाहर निकालने की कोशिश की, उसका रिएक्शन था। और हिंदू रिलीजन को एंडोर्स किया गांधी जी ने, लेकिन माइनस ब्राह्मणिज्म, उसका रिएक्शन था। आरएसएस में मैं देखता हूं कि बहुत सारी नफरत की और फाशिज्म की लेयर्स हैं इसमें। जब वो कहते हैं कि हमारे पास 3 चैलेंजेस हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और कम्युनिस्ट्स, इट्स अ वेरी डेरोगेटरी स्टेटमेंट कि ये हमारे 3 चैलेंजेस हैं। जो किताबें पढ़ाई जाती हैं आरएसएस के स्कूलों में, उसका थोड़ा सा वर्णन आपके लिए करना चाहता हूं। बिपिन चंद्र आर.एस. शर्मा बड़े जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, और आज के समाज को, आज की सत्ता को वो मंजूर नहीं है, इसीलिए मंजूर नहीं है जो बातें मैं अब कर रहा हूं। उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के हिसाब से कुछ बुक्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा जहरीला प्रचार कर रही हैं हिंदुस्तान की हिस्ट्री के बारे में, और बहुत सारा ऐसा मटेरियल उसमें डिज़ाइन किया गया जो कि हिंदुस्तान में धार्मिक जो फंडामेंटलिज्म, फनेटिसिज्म है, उसको प्रमोट करता है। और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी टेक्स्ट बुक्स स्कूलों में नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। 1998 में कल्याण सिंह की गवर्नमेंट ने यह कंपल्सरी कर दिया था कि हर स्कूल में एक आरएसएस प्रचारक होगा, हर प्राइमरी स्कूल में एक प्रचारक जाएगा। गुजरात की जो स्कूल एजुकेशन टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें भी ये कोर्सेज शामिल किए गए। 10th क्लास में नाजीज़म पढ़ाया गया और उसमें ये बताया गया कि उन फॉरेनर्स को कैसे टैकल करना है जिन्होंने हिंदुइज्म को माइनॉरिटी बना दिया, और उसमें ये भी लिखा गया कि हिटलर इज अवर लीडर एंड वी लव हिम। और रिडिकुलस इंफॉर्मेशन दी गई जिसमें कहा गया कि हमने बहुत सदियों पहले जहाज बना लिए थे, रॉकेट बना लिए थे। सावरकर ने 1937 में यह कहा था, इंडिया मस्ट बी हिंदू लैंड रिजर्व्ड फॉर हिंदूज। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मुस्लिम लीग ने 2 नेशन थ्योरी 1938 में पेश करी थी। तो मेरी नजर में 2 नेशन थ्योरी 1937 में प्रेजेंट हुई है। ये 1938 में एंडोर्स हुई है दूसरी तरफ से। और लेकिन ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन जो हुआ, सावरकर ने उसको वापस ले लिया, लेकिन फिर भी यही कहा कि हिंदूज आर ए नेशन, मुस्लिम्स आर ए कम्युनिटी। अल्लामा इकबाल जो लिखते हैं, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं,
मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। इतना बड़ा पोएट, सारे जहां से अच्छा हम उनका याद करते हैं, आज तक गाते हैं। वही शख्स लिखता है, दूसरा पैरा, आ गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दुई मिटा दें, सूनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, आ एक नया शिवाला इस देश में बना दें। अल्लामा इकबाल शिवाला की बात कर रहा है। दुनिया के तीर्थों से ऊंचा हो अपना तीर्थ, दामने आसमां से इतना कलश मिला दें। वो कलश की बात करता है। एक और उनकी पोएट्री में से उठाया मैंने, जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझा है मुसलमान हूं मैं। जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझा है मुसलमान हूं मैं। रिंद कहता है वली मुझे, वली रिंद मुझे। रिंद कहता है वली मुझे, वली रिंद मुझे। सुन के दोनों की तकरीर हैरान हूं मैं। देखना मुझको हिकारत से या चश्मे उदू, जिस पे खल्क को भी हो नाज, वो इंसान हूं मैं। 1935 तक जिन्हा वॉज एन एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और वो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स के लिए तैयार था 1946 तक। 1937 की जो इलेक्शन हुई है उसमें सभी सीट्स जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से थी वो सभी कांग्रेस ने जीती है। वहां पर वो पाकिस्तान तब तक नहीं था। इवन इन 1945-46, ये ध्यान से देखिए आप, कांग्रेस ने 30 सीट्स विन की, 50 सीट में से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में से, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनमें से 38 मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स थी और मुस्लिम लीग को सिर्फ 17 सीट मिली थी। व्हाट डज इट मीन कि हर एक मुस्लिम पाकिस्तान बनाना चाहता था? बादशाह खान जिसको हम सरहदी गांधी भी कहते हैं, रोया था जब पाकिस्तान हमने मान लिया। गांधी से नाराज था वो, नेहरू से नाराज था। एक ही फिलॉसफी है आरएसएस की, और ये मैं उनको क्रेडिट देता हूं कि वो भेदभाव नहीं करते। हेट्रेड फॉर ऑल। किसी को बख्शा नहीं है उन्होंने। बुद्धिज्म के बारे में कहते हैं, उनकी किताब में से लाया हूं मैं, कि अशोका के टाइम पर ना बुजदली फैल गई थी सारे तरफ, क्योंकि अहिंसा की बात कर रहे थे वो, और स्टेट को बर्डन डाल दिया गया था कि बुद्धिस्ट मॉन्क को खाना खिलाया जा रहा है। एक दीनानाथ बत्रा जी अगेन है, पंजाबी, हेड ऑफ एजुकेशन आरएसएस, वो कहते हैं जीसस क्राइस्ट वाज ए नाजायज चाइल्ड ऑफ मेरी। ये शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुस्लिम्स के बारे में कहते हैं, एक सवाल है किताब में, द मीन्स बाय विच प्रॉफिट मोहम्मद स्प्रेड इस्लाम, आंसर है उसका रिवर ऑफ ब्लड। गोवलकर कहते हैं ऑल मुस्लिम्स आर कम्युनल, इवन कांग्रेस मुस्लिम्स। फिर वो कहते हैं कि नॉन हिंदूज मस्ट अडॉप्ट हिंदू कल्चर, होल्ड इन रेवरेंस हिंदू रिलीजन, मे स्टे इन कंट्री होली सबॉर्डिनेटेड टू हिंदू नेशन, क्लेमिंग नथिंग, डिजर्विंग नो प्रिविलेजेस, फॉर लेस एनी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, नॉट इवन सिटीजन्स राइट्स। इस बुक को उन्होंने विड्रॉ कर लिया, थैंक यू वेरी मच। बट अगली बुक में क्या लिखते हैं, बंच ऑफ थॉट्स, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बारे में, दे आर नॉट ट्रू टू दिस कंट्री। ये होता है फतवा। ऑर्गेनाइजर लिखता है मुस्लिम मस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इंडिया इज एज मच ए हिंदू कंट्री एज पाकिस्तान इज ए मुस्लिम कंट्री। सिखों के बारे में लिखते हैं गुरु गोविंद सिंह चंडीज डिसाइपल, विच वी डोंट एक्सेप्ट, व्हाई शुड यू राइट इट। और गोवालकर अपील करते हैं सिखों को, हम हिंदू नहीं हैं की बात मैं बता चुका हूं, कि ठीक है हम आपकी बोली जो है पंजाबी लिखवा देते हैं। पंजाबी के विरुद्ध एक बहुत बड़ा अभियान वहाँ चला था, और वो आरएसएस और हिंदू जो राइट विंग संगठन है उनके द्वारा सपोर्टेड था, और उनकी अपील थी हिंदूज़ को कि वो हिंदी लिखवाएं अपनी लैंग्वेज, जिससे वो सारी प्रॉब्लम पंजाबी सूबे की चली, विच अल्टीमेटली लेड टू खालिस्तान।
सो उन्होंने कहा कि आप अपनी लैंग्वेज, हम आप कहते हैं हिंदुओं को कि अपनी लैंग्वेज आप पंजाबी लिखवाओ, लेकिन आप अपने आप को हिंदू लिखवाओ। दलित का तो जिक्र ही नहीं करते, उनका जो उन पर जो जुल्म हुआ उसको रिजिडिटीज कहते हैं। तो मैंने पहले आपको बताया था वेल और द माउंटेन, आप अगर कुएं से देखोगे तो आपको कुछ और दिखाई देगा। अगर आप 12:10 हुए, मैं 12:25 तक जा सकता हूं सर? आर यू ओके? मैं ना एक चाहता तो हूं पर कैसे चाहूंगा, मेरा एक स्क्रिप्ट था यहां पर यार, एक सीन सुनाना चाहता था या रखा था। ये बैग पकड़ाएंगे आप? मेरा लेटेस्ट प्ले है, इट्स ऑन वर्ल्ड वॉर वन, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड वॉर वन। उसमें एक 2 पेज का सीन है जो मुझे लगता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी फ्लेवर देना चाहता हूं, फिर मैं वाइंड अप करने की तरफ चल पड़ूंगा। सीन ये है कि इसको ट्रेंचेस की वॉर कहते हैं, आपको पता ही है। ट्रेंचेस में लड़ी गई थी, इधर भी ट्रेंच है उधर भी ट्रेंच है, बीच में 1-2 मील है, मील भी नहीं है, कुछ गज है। और पहले एक दिन सोम की लड़ाई में 50,000 बंदा मरवा दिया था सिर्फ उस दलदल के लिए। और आपको कुछ आइडिया है कितने लोग मरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? एनी गेस? 1 करोड़। करेक्ट, 1 करोड़ बंदा मरा था, 1 करोड़। और 50 लाख उनमें से थे फौजी, 50 लाख थे सिविलियंस। 13 लाख आदमी गया था हिंदुस्तान से लड़ने के लिए। 70,000 इंडियन मरे हैं, 60,000 इंडियन लंगड़े लूले होके वापस आए हैं। कोई याद नहीं कर रहा उनको, कोई याद नहीं कर रहा। उसमें से एक सीन है, इसमें मेरा एक कैरेक्टर है अब्दुल्ला, जो कांगड़ा को बिलोंग करता है। एक कैरेक्टर है मिल्ली, जो सामने नहीं आती। मिल्ली फ्रांस की लड़की है जिससे वो प्यार करता है, अब्दुल्ला। एक कैरेक्टर है, अंग्रेजी जो लोग पढ़ते हैं उनको पता है इसका, ससून है उसका नाम, अंग्रेजी राइटर है वो, अंग्रेजी का पोएट है, वॉर पोएट है, उसने भी वॉर लड़ी है और उसका नाम मैंने सून रखा है। तो उस पर एक छोटा सा सीन है। अब्दुल्ला गीत गा रहा है, ठंडी ठंडी हवा बहे हो झूले चीला रे डारे जीवना कांगड़े दा। अब्दुल्ला ट्रेंच के बाहर आके नाचने लगता है। ट्रेंच के बाहर आना बहुत खतरनाक है क्योंकि दूसरी ट्रेंच सामने है, वो अटैक करेगा। नीचे आजा, जर्मनों की डारे भी करीबी हैं। सुन, ये क्या गा रहा है? मेरा देश कांगड़ा बहुत खूबसूरत है। सून साहब उसका गीत गा रहा था। सून, अब्दुल्ला तुम सपने बहुत लेते हो। अब्दुल्ला लांगरी है, फौजी नहीं है। लांगरी समझते हैं आप यहां पर? या रसोईया है। तुम सपने बहुत लेते हो। साहब जी, सपने के बिना तो ढंग का खाना भी नहीं बनता। मैं पहले स्वाद का सपना लेता हूं, फिर खाने में उसका जायका भर देता हूं। मिल्ली भी सपने में आती है, जिसको वो प्यार करता है, मिलने जाता है, गांव में पीछे रहती कहीं। वो तो सामने बैठी भी सपना लगती है जी, बहुत सुंदर है। मुझे तो उसका नाम सुनते ही झुनझुनी सी लग जाती है। देश जाकर क्या सिखाएगा उसे, क्या दिखाएगा उसे? कांगड़े का किला। हमारे देश को नगरकोट भी कहते हैं। यह हिमाचल प्रदेश में है। 2 नदियों के बीच पहाड़ी की चोटी पर बना वो किला धरती की शान है। एक तरफ कोट यानी किला, दूसरी तरफ नगर जहां महामाई की ज्योति जगती है। कांगड़े की बासमती की महक अगरबत्ती जैसी होती है साहब जी। और कांगड़ा इंडिया की बहुत बड़ी जगह है क्या? इंडिया को तो पता नहीं जी, पर मेरा कांगड़ा बहुत बड़ा है।
किसी समय जलंधर की राजधानी भी रहा है। एक और सिपाही कहता है, हिंदुस्तान के सबसे मजबूत किलों में कांगड़ा भी है साहब जी, इस पर राज करना आसान नहीं है। जहांगीर ने पूरा जोर लगाकर राजपूतों से जीता था, ये कभी हिंदू राजाओं के पास रहा तो कभी मुसलमान राजाओं के। अब्दुल्ला, नेपाली गोरखों ने भी यहां हुकूमत की थी। एक और, शेरे पंजाब का सिख राज भी रहा कांगड़ा में। अब्दुल्ला, नेपाली थापे ने को महाराजा रणजीत सिंह ने ही तो हराया था। डोगरा, और फिर अंग्रेज के पास चला गया कांगड़ा। अब्दुल्ला, कांगड़ा सबका है जी। सून, मिल्ली को सबसे पहले क्या सिखाएगा? डोगरा, चूल्हे के आगे बिठा देगा, भाई ले फांक धुआं गोरिये, गोरी को काला करके दम लेगा। अब्दुल्ला, तुझे क्या पता जम्मू वालिया, गोरी के लिए क्या क्या सपने बुने हैं। छुट्टी जाऊंगा, निकाह पढ़ाऊंगा, ब्रजेश्वरी माता से के माथा भी टिकाऊंगा और फिर उसे गीत भी सिखाऊंगा। भला सपाइया डोगरिया, हो रसलियां रसलियां धारा तेरी सो रसलियां रसलियां धारा। ट्रेंच के बाहर जाके नाचने लगता है। मिल्ली मेरी याद में गाया करेगी, भला सपाइया डोगरिया, हो 2 दिन छुट्टी आई जा, सुहानी रात फागणे दी। वो कांगड़े में गाएगी, मैं यूरोप में नाचूंगा। लोगों को लगेगा फ्रांस से पानदेई वापस आ गई। पानदेई का एक रेफरेंस है। सुन, पर अब तू ट्रेंच में आ जा, जर्मनों का दिमाग बहुत खराब है। डोगरा, यूं ही तेरा तड़का ना लगा दें। अब्दुल्ला, नीचे तो नहीं आता पर ट्रेंच के बाहर बैठ जाता है, उसके नाम पर तो गोली भी हंस के खा लूं मैं। बस मैं चाहूं एक बार मेरे देश कांगड़े पहुंच जाए। खुशबू में जब खुशबू घुलेगी तो बात ही और हो जाएगी। इसीलिए मैं चिकन में दालचीनी भी डालता हूं और लौंग इलायची भी। उसे दूर दौड़ा जाता है, एक आदमी नजर आता है। सूद साहब, वो कौन दौड़ के जा रहा है? वो देखो, लो लो लो, उसने तो रफल फेंक दी कीचड़ में। अजीब आदमी है। इरफान दूर से भागकर, टेंच में से भागकर आता है। साहब जी, संदेश आया भी, ये सरकार का बागी है, इसके दिल में कौम प्रस्ती नाम की कोई चीज नहीं है। अब्दुल्ला, वो तेरा भला हो जाए, उसने तो अपनी वर्दी भी उतार दी। इरफान, सरकार ने उसे कई बार कहा, भाई तू भर्ती हो जा, पर ये जंग के खिलाफ बोले जा रहा है। अब्दुल्ला, बनियान भी उतार दीजिए उसने। अब सरकार ने इसे जबरदस्ती भर्ती कर लिया और जबरन मैदान में भेज दिया। बिल्कुल नंगा हो गया साहब जी। बलजीत पेरिस्कोप पर देख के, ये तो सचमुच ही अल्फ नंगा है, किसी को कोई परवाह ही नहीं, ये तो हमसे भी आगे निकल गया। अब्दुल्ला, वाह, नाचने लगा है, मेरी तरह अपना कांगड़ा साथ ही लिए फिरता है। बलजीत, सर ये कौन हो सकता है, छोटू सा दिखता है। सून, अंदर से बड़ा लगता है। डोगरा, पर सामने जर्मन है जो बंदे को बंदा नहीं समझते, वो छोड़ेंगे नहीं। सून, पता नहीं गेटे की धरती को क्या हो गया है। बीथोवन के लोगों को संगीत की परवाह ही नहीं, ना ही कविता की। समझदारों की भी मती मारी गई। बड़े बड़े लेखक, कलाकार, प्रोफेसर और साइंसदान जम के दबगजे मार रहे हैं, दस्तखत करके युद्ध की हिमायत कर रहे हैं। फूहड़ गरूर के शिकार हैं साले खूंखार नेशनलिस्ट। यूं तो हमारी तरफ से के भी कम नहीं है। रसल के सिवा सभी बड़ी लेखकों ने जवाबी जंग की हिमायत कर दी है। बलजीत, जीवन सिंह कहता था, हमें भी गांधी, टैगोर और लाजपत ने जंग लड़ने को कहा है, एक बड़ी कवित्री ने भी। सुन, जानता हूं उन्हें वहम है कि शायद इस बहाने गोरे तुम्हारे मुल्क को आबाद कर देंगे, आजाद कर देंगे। धन्य है जर्मन में जन्मा आइंस्टाइन, जिसने इसकी तरह नंगे रूप में ऐलान किया कि जंग बड़ी बकवास है और राष्ट्रवाद ऐसी बचगाना बीमारी जो मानवता के शरीर पर खसरे की तरह फैल गई है। बलजीत, अच्छा जी, लीडर है वो? नहीं, साइंसदान है, आजकल स्विट्जरलैंड में रहता है। लीडर अंधे हुए लड़ रहे हैं। दोनों तरफ के जाहल खुद को अमर पसंद मानते हैं। दोनों समझते हैं कि दूसरा ईर्ष्या करता है, एक दूसरे को बेआबरू करके धौंस जमानी चाहते हैं। अपने अंदर झांकने को कोई राजी नहीं। इस हमाम में सभी नंगे हैं। अब्दुल्ला, पर असली नंगा तो हमाम के बाहर है साहब जी, वो देखो खुलकर नाच रहा है। सुन, वो सब अक्लमंदों की बेवकूफ़ी को बेनकाब कर रहा है।
अकेले बंदे ने कपड़े उतारकर कई कौमों को नंगा कर दिया है। ये हमारा आइंस्टाइन है, इसमें उसी की रूह है, इसे मरना नहीं चाहिए। ये सुनते ही अब्दुल्ला कहता मैं बचाऊंगा उसे, और उसको देखते देखते दौड़ जाता है। सभी उसे वापस आने को कहते हैं पर वो नहीं रुकता। गोलियां चलती हैं, अब्दुल्ले को लगती है, उसके तड़पने की आवाज़ सुनाई देती है। सभी चुप और सुन्न हो जाते हैं, गोलियां चलनी बंद हो जाती हैं। खून में लथपथ अब्दुल्ला वापस आता है। वो मरने से पहले आखिरी वार्तालाप कहता है, सून साहब मुझे माफ़ कर देना, मैं उस तक नहीं पहुंच सका। मेरा दिल करता था कि उसे बचाकर मैं भी कांगड़े का आइंस्टाइन बनता और किले की फसील पर चढ़कर लोगों से कहता कि बंदा बेशकीमती होता है, धर्म, जात और कौम सब अपनी जगह हैं, पर आदमी से सब छोटे हैं। मेरी मिल्ली को कहना कि वो कांगड़े जरूर जाए, कांगड़ा उसे सर आंखों पे बिठाएगा। सून साहब वो आपकी बात नहीं मोड़ेगी। उसने ना मेरा धर्म देखा, न जात, न कौम, ये भी नहीं देखा कि मैं सिर्फ लांगरी हूं। उसने सिर्फ मेरा दिल देखा, मुझे प्यार किया, सिर्फ मुझे। लॉन्ग लिव मिल्ली, लॉन्ग लिव माई डियर मिल्ली, आई लव माई कांगड़ा, आई लव माई मिल्ली। महात्मा गांधी बहुत रिलीजियस थे, लेकिन कमाल का एक स्टेटमेंट, अब मुझे थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा। आई बिलीव इन कृष्णा ऑफ माई इमेजिनेशन एज ए परफेक्ट इनकारनेशन, स्पॉटलेस इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड, द इंस्पायरर ऑफ गीता एंड द इंस्पायरर ऑफ द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। बट if Krishna of the Mahabharata actually did some acts attributed to him, even at the risk of being banished from the Hindu fold, I should not hesitate to reject that Krishna as God incarnate. ये को बहुत बड़ा आदमी कह सकता है। ये होता है नेशनलिज्म। मैं धर्म में विश्वास रखता हूँ, लेकिन अगर धर्म वही है जो आज कृष्णा के बारे में कहा जाता है, तो मैं उस धर्म को से अलग होने को तैयार हूं। दैट इज नेशनलिज्म। लेकिन गोलवलकर जी कहते हैं कि द संघ वुड फिनिश पाकिस्तान एंड इफ एनीबॉडी स्टूड इन देयर वे दे विल फिनिश हिम आल्सो, एंड गांधी वाज फिनिश्ड। महासभा लीडर महंत दिग्विजय नाथ कहते हैं सेंड गांधी एंड अदर्स लाइक हिम टू पाकिस्तान। ये पुरानी बातें हो रही है, पाकिस्तान अब भी नहीं भेज रहे, में बहुत पुराना भेज रहे हैं। गॉडसे की बात आप जानते ही हैं, कपूर कमीशन ने भी ऐसी बातें कही थी, मैं छोड़ रहा हूँ। व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे, बहुत डिटेल है, उसको छोड़ दूंगा, लेकिन एक बात ज़रूर आपके सामने करना चाहता हूँ कि अल जज़ीरा नाम का एक चैनल है, उसमें इन्होंने राम माधव जी ने एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्टिल बिलीव दैट वन डे दीज पार्ट्स पाकिस्तान एंड बांग्लादेश which have for historical reasons separated only 70 years ago will again through popular goodwill come together and Akhand Bharat will be created. As an RSS member, I also hold on to that view कि हम एक अखंड भारत बनाना चाहते हैं। Not a bad idea, good idea, even I contribute to that अगर बन जाए। मैं तो अखंड दुनिया के हक में हूँ, अखंड भारत की क्या बात है। लेकिन इसमें एक बड़ा important word है, through popular goodwill। वो पॉपुलर गुडविल कहाँ है मुझे नजर ही नहीं आ रही। जब बांग्लादेश अलग हुआ तो आरएसएस को उसका विरोध करना चाहिए था कि हिंदुस्तान का एक और टुकड़ा हो गया। वो हिंदुत्व एक बहाना है। वो कहते हैं कि एवरीथिंग इन इंडिया इज हिंदू कल्चर। Would you term Taj Mahal as Hindu culture? Would you consider Golden Temple or Jama Masjid as Hindu culture? Or would people agree to it? Whole of India? और if every Muslim is part of Hindutva, तो फिर आपको क्या एतराज है कोई हिंदू मुसलमान बन जाए या मुसलमान हिंदू बन जाए? अरे भाई, अगर हिंदुत्व में ही है सारा कुछ, तो फिर दिक्कत कहां है? फिर घर वापसी क्या हुई? घर में तो हैं सभी हम,
मेरी समझ में बात आ नहीं रही है। अगर आप मुझे हिंदू मानते हो तो फिर ठीक है, मैं मुसलमान हूं, कुछ हूं, आप मुझे हिंदू मानो, ये मेरी धरती है, मैं सामन की मछली हूं, यहां से प्यार करता ही रहूंगा। कल्चरली आप मुझे हिंदू मानते हो तो मानो, फिर मेरे मुस्लिम बन जाने में या ऐसा वैसा हो जाने में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? Those only are nationalist patriots who, with the aspiration to glorify the Hindu race and nation next to their heart, are prompted to achieve that goal. The rest are traitors and enemies to the national cause. बहुत सारी स्टेटमेंट्स मेरे पास हैं, इनको मैं छोड़ रहा हूँ। मुस्लिम्स क्रिश्चियंस के बारे में बहुत सारी हैं, राम मंदिर के बारे में जो ये कह रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की एक बात आपने सुनी होगी, माई मोटो फॉर 2016, शुक्र है वो चला गया, राम मंदिर मूवमेंट विद यू इफ यू आर विलिंग। आपके साथ बनाऊंगा राम मंदिर अगर आप चाहते हैं। विदाउट यू इफ यू आर नॉट, अगर आप नहीं चाहते तो आपके बिना बनाऊंगा। एंड इन स्पाइट ऑफ यू इफ यू अपोज, आप अपोज करते हो तो भी बनाऊंगा। दूसरी तरफ हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं। कुछ एक लोगों की स्टेटमेंट्स देके वाइंड अप। विनोबा भावे जी ने कहा था, द आरएसएस हैज ऑल्सो बीन एंगेज्ड इन ए लार्जली अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू मिसइंटरप्रेट वर्ल्ड क्लास थिंकर्स सच एज स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद का नाम कहीं नहीं आता। By packaging him in the image of a Hindu saint, RSS actually reduced the magnanimity of his contributions to the society. It has been a long-standing strategy of RSS to portray the real nature of things in a twisted form by taking recourse to a falsehood time and again. Falsehood, time and again. Sardar Patel इनके आइकन हैं। He told Nehru, fanatical wing of Hindu Mahasabha directly under Savarkar, hatched this conspiracy. Ambedkar, advocate of India's pluralism, जो थे, if Muslims in India are a separate nation, then of course India is no nation. टैगोर, इनका नाम भी लेते हैं। मोहन भागवत जी ने यह भी कहा है कि स्वदेशी समाज का जिक्र करते हुए कि टैगोर ने कंसेप्चुलाइज्ड किया है हिंदू नेशन को, लेकिन वही टैगोर कहते हैं नेशनलिज्म इज द काज ऑफ ऑल आवर ट्रबल्स। वही टैगोर हैं जो ये भी कहते हैं। दूसरे नोबेल लॉरियट्स हैं, अब्दुल सलाम को पाकिस्तान ने मारा क्योंकि वो अहमदिया है, उसकी आइडेंटिटी भी मल्टीपल है ना बेचारी की। और अमर्त्य सेन को हमने निकाल दिया, नालंदा में लाए और बेपत करके वहां से भी निकाला उसको। तो मेरा एक राइट है छोटा सा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हर बार हमें पाकिस्तान दिखाया जाता है। वाई आर यू कंपेयरिंग मी विद दैट सिस्टम जो कि बहुत रॉटन है? वाई डोंट यू कंपेयर मी विद कनाडा? कनाडा के इस समय, क्योंकि मैं सिख हूं, जरा जानता हूं, मैं कनाडा में मैंने बहुत सारा काम किया है। वन ऑफ द आर्टिस्ट ऑफ माय प्ले, वो कैमरूस वाला प्ले मैंने किया था, ही इज अ कैबिनेट मिनिस्टर टुडे इन कनाडा। 5-6 आर कैबिनेट मिनिस्टर्स इन कनाडा। मल्टीकल्चरलिज्म की ये पहचान है कि आप किसी हॉस्पिटल में, किसी गवर्नमेंट में जाओ, पंजाबी में मांगो, जो भी मांगोगे आपको मिलेगा। अगर अवेलेबल नहीं तो एक दिन में मिलेगा। आप हिंदू हो, गुजराती हो, जो भी हो, आपकी कदर करता है वो सिस्टम। मुझे पाकिस्तान से के साथ कंपेयर मत कीजिए प्लीज। कहते जी 36 लोगों ने सम्मान लौटाया था और 36,000 ने उनका विरोध किया। मैं तो हैरान हूं, 36,000 लेखक भी हैं हमारे देश में। ये राम माधव जी ने कहा अल जजीरा में, और ये अननोटिस्ड है, इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया अभी तक। जो वर्ल्ड वार 1 हुई थी, क्योंकि उस पर काम किया, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। 93 लोगों ने उस वार के हक में एक बहुत बड़ा फतवा लिखा था। यूरोप के लोगों को गालियां निकाली थी, वो जर्मनी के थे सभी। उसमें बहुत सारे ये नोबेल लॉरिएट भी हैं, कुछ के नाम मैंने लिखे हुए हैं।
ये जर्मन खूंखार नेशनलिस्ट है सभी, कि हम आपको बता देंगे आपकी कौन सी जगह है। 93 लोग, और उसके बाद डेक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स भी थे जर्मन एम्पायर के। 4000 लोगों ने फिर एक फतवा लिख दिया कि इंग्लैंड और फ्रांस तुम्हें हम नष्ट कर देंगे, बचोगे नहीं यहाँ पर। लेकिन सिर्फ 3 लोग थे जिन्होंने इनके विरोध में लिखा था, उनमें से आइंस्टाइन एक था, और उसको जर्मन में किसी ने पब्लिश भी नहीं किया। आज आइंस्टाइन उन 4093 लोगों से बड़ा है। ये 36 लोग 36,000 से बड़े। फाइनल वर्ड्स बाय टैगोर: nationalism is the cause of all our troubles. Patriotism cannot be our final spiritual shelter. My refuge is humanity. I will not buy glass for the price of diamond. Thinking beyond nations is the truest nationalism for me, but not at the cost of my own nation. नेशनल फ्लैग की जो निशाना बना के करेगा डिसरिस्पेक्ट, आई विल हैव हेट्रेड फॉर हिम। लेकिन दंगल फिल्म को देखते हुए उसके अंदर नेशनल एंथम आ गया, लोग खड़े हो जाते, आई डोंट हैव एनी लव फॉर देम। जो पाकिस्तान का फ्लैग मैच में दिखाता है, आई डोंट हैव हेट्रेड फॉर हिम। लेकिन जो कश्मीर में टारगेट करके हिंदुस्तान को नीचा दिखाता है, आई हैव हेट्रेड फॉर हिम। जो महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज करता है अपने प्ले में, अपने किताब में, अपने लेक्चर में, आई डोंट हैव हेट्रेड फॉर हिम। लेकिन जो महात्मा गांधी को चुनकर उनकी बेइज्जती करता है, जैसे कि आजकल हो रही है। अनिल विज हैं हमारे एक महानुभव हरियाणा के, सुना आपने क्या कहा? सुन लिया? सबने नहीं सुना, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया नहीं है। उनको किसी ने कहा ये खादी में नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं, तो कहते ठीक है, पहले नहीं बिकती थी, अब बिकनी शुरू हो गई है। हालांकि डेटा उनके पास नहीं था। तो वो दूसरा बंदा कहता नोट में तो है, कहता नोट से भी चला जाएगा गांधी। ये डिसरिस्पेक्ट है। दिस इज नॉट टू बी टॉलरेटेड। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम।